प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हमारे अग्रज कैप्टन राघवेंद्र विक्रम सिंह साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ नमस्कार, धन्यवाद संदीप जी, आपने पुनः अपने चैनल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, अवसर दिया, आपको धन्यवाद जी। जी सर, आपकी जो एक्सपर्टीज है और आपका जो लेख छपते रहते हैं दैनिक जागरण में भी और अमर उजाला में भी, उनसे काफी डिटेल में और पहले भी आपके लेख हमने पढ़े हैं। तो आपकी जो एक्सपर्टीज हम चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ भी साझा करें। मेरी स्वयं की इच्छा है और मैं चाहूंगा कि हम वो जानकारियां जो आपके पास हैं, जो विचार आपके पास हैं, वो उन्हें दर्शकों के साथ भी साझा करें। तो आज का जो हमारा विषय है सर, अग्निवीर, स्ट्रेट टू द टॉपिक। एक ऐसा शब्द जिसने काफी कुछ नैरेटिव में, मीडिया में, आर्मी में, आम जनता में काफी ज्यादा हलचल मचा के रखी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, कि ये प्लान आर्मी स्वयं लेकर आई है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ठीक करने के लिए। तो आर्मी ऐसा क्यों किया सर? और मैं दर्शकों को बता दूं, कैप्टन साहब जो है पहले आर्मी में सर्व कर चुके हैं और हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं और साथ में इनका अपना नेटवर्क भी आर्मी में अच्छा खासा है। तो आपके माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, हमें लगता है उस पर हमें दैट विल बी अ वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सर आप बताएं सर कि आर्मी ने ये प्लान क्यों लेके आई? हाँ तो संदीप जी, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद की उत्तर प्रदेश की जो शाखा है, ब्रांच है, उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करता हूँ। तो पूर्व सैनिकों के इश्यूज को मैं टेकअप करता रहता हूँ और अग्निवीर एक ऐसा विषय है क्योंकि पूर्व सैनिक ही बनने की तरफ ही लोग बढ़ेंगे 4 साल के बाद। ये सब्जेक्ट भी हम लोगों के लिए बहुत डियर है, बहुत प्रिय है और इसके लिए हम लोग पूर्व सैनिक गण इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। इन अग्निवीरों के बारे में हमें किस तरीके से अपनी राज्य सरकारों को गाइड करना है, ये इशू टैकल कैसे किया जाना है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ आप ने ध्यान आकर्षित किया है। इसमें देखिए, अग्निवीरों का इशू जो है, इसको आप ये ले लीजिए कि जैसे शॉर्ट सर्विस टेन्योर के सोल्जर्स, अग्निवीर एक नाम दे दिया गया, उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कोई नई चीज पेश हो रही है। ये वो सोल्जर्स हैं जिनका कि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए इनकी भर्ती हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो विश्व युद्ध हुआ, उसमें बहुत बड़े पैमाने भारतीय सैनिक भर्ती हुए थे। मैं समझता हूं कि उनकी संख्या रही होगी 50 लाख के आसपास, नहीं 25-30 लाख के आसपास। वो कितने समय के लिए भर्ती हुए थे? उनका टूर ऑफ ड्यूटी क्या था? 7 साल। वो 7 साल के लिए थे। जितने भी हमारे सैनिक जो 25 लाख की संख्या में रिटायर होकर के आए पूर्व सैनिक के तौर से, उनकी नौकरी 7 वर्षों की थी बस। और यहां पर ये नौकरी हमारी हो रही है 4 वर्ष की। तो हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे बड़े युद्ध में, जिसमें कि सैनिकों को ले लें, आम जनता को ले लें, तो करोड़ों की संख्या में, करीब 4 करोड़ की संख्या में लोगों की मौत हुई, यूरोप में और अफ्रीका में और सब जगह, बम्बार्डमेंट वगैरह से भी और सैनिकों की भी। तो वहां पर स्थिति ये बनती है कि सैनिकों की का जो टेन्योर है वो 7 वर्ष का है। तो हुआ ये कि यहाँ पर जब कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें जनरल्स थे। तो उसके दौरान ये देखा गया कि हिल एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब युद्ध होता है, जैसे हमारे सभी युद्ध जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुए हैं अब तक, जितने पाकिस्तान के साथ हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी हैं। पहाड़ी क्षेत्र तो सब में रहे। चीन के साथ युद्ध हुआ, पहाड़ी क्षेत्र ही था। तो उसमें ये देखा गया कि हमारी आर्मी अगर जितनी यूथफुल हो, उतना अच्छा परफॉर्मेंस करने की स्थिति बनेगी हमारी। हमने उसमें ये देखा कि जो हमारी सेना की औसत एज है, कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये फाइंडिंग, उनकी फाइंडिंग्स में से है, वो 32 साल के आसपास बैठती है। 32 साल की औसत एज का मतलब ये है कि इसमें से 32 से कम भी होंगे और 32 से काफी ज्यादा एज के सिपाही होंगे। तो ये आकलन किया गया कि ये थोड़ा सा आर्मीज के लिहाज से, विश्व में सेनाओं में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, उसके लिहाज से ये अधिक है, ये ज्यादा है। और इसको घटा करके हमको ले आना है 27
26, 27, 28 के आसपास। तो उसके लिए हमें शॉर्ट टेन्योर के जवानों की जरूरत पड़ेगी और उस कारगिल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशंस की बेसिस पर ये एक विचार जन्म लेता है कि शॉर्ट टेन्योर के जवानों को भर्ती किया जाए और कुछ समय की सेवा के बाद उनको अन्य क्षेत्रों में कंसेशन देते हुए उनको रिटायर किया जा सकता है। तो ये बेसिक आइडिया कारगिल से पैदा होता है। उससे पहले जनरल हरबख्श सिंह हमारे एक बहुत सेलिब्रेटेड सोल्जर रहे हैं। जनरल साहब 1965 की लड़ाई में हर एक भारतीय को उनका नाम जानना चाहिए। जो न जानते हो तो जनरल हरबख्श के बारे में जान लें। तो ये एक बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत बहादुर, एग्रेसिव केस में सोल्जर है। तो जनरल हरबख्श ने अपनी मेमोयर्स में लिखा है कि उन्होंने ये बात पाई है कि अगर शॉर्ट टर्म टेन्योर के शॉर्ट सर्विस कमीशन के हम जवानों को भर्ती करेंगे, रखेंगे, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि समय बदल रहा है, आर्मी बदल रही है और सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स बदल रही है। अब फुल टाइम इस तरीके की जवानों को लेकर के पुराने जमाने की तरह की लंबी लंबी आर्मीज को मेंटेन किया जाना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो ये विचार उस समय 1965 के बाद जो उन्होंने अपने वो लिखी, बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें ये इन बिंदुओं का रेफरेंस उन्होंने दिया है। तो अब आप इस बात को लेकर के चलिए कि ये विचार जो कारगिल कमेटी ने दिए, ये हमारी शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखे गए, इसके ऊपर विचार विमर्श होता गया। पॉलिटिकल सिचुएशंस जब फेवर में रहती हैं तो उस समय कोई विचार नहीं करता, लेकिन जब क्राइसिस बनने लगती तो ऐसी स्थितियों में इन बातों की तरफ ध्यान जाता है, कैसे हम ज्यादा एफिशिएंट, कम बजट में किस तरीके से अधिक एफिशिएंट सेनाओं को डेवलप करें। 1962 के युद्ध के बाद एक अधिकारियों की भर्ती के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन, उसके बाद फिर से शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर में कन्वर्ट कर दिया गया कमीशन, 5 साल का सर्विस कमीशन। मैं क्या हूं? मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर। गौरव आर्या क्या है? मेजर गौरव आर्या, जो कि एक सेलिब्रेटेड एंकर है, जो कि अपनी बातें कहता है वीडियो पर और उसको एक बहुत ईमानदारी से अपनी बातें कहता है। गौरव आर्या, गौरव आर्या क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर। तो हम लोग 5 साल के इनिशियल कमीशन के बाद हमारे पास विकल्प रहता है कि या तो एक्सटेंशन मांग लें या आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर दें या हम बाहर आ जाएं। ये सैनिकों के सामने, हम अधिकारियों के सामने ये विकल्प था। उसमें से कुछ लोग बाहर आ गए। शुरुआती टाइम में सन 62, 65, 66 और शुरुआती दौर में जब 5 साल पूरा हुआ तो उस समय काफी बड़ी संख्या में से इनको भर्ती किया गया था। तो बहुत से लोगों को बाहर आना पड़ा क्योंकि आर्मी एब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं थी उस समय। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर आए। उसके बाद जब हम लोगों का टाइम आया, उस समय 80% लोग आर्मी में एब्जॉर्व हो रहे थे क्योंकि अधिकारियों की कमी हो गई थी। तो अब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 5 साल का कमीशन था। तो हम लोगों से पहले बहुत से लोग बाहर आए, उनकी परवाह किसी ने नहीं की कि कहां गए, वो कहां नौकरी कर रहे हैं, किस ठेले पे सामान रख करके बेच रहे हैं। गौरव आर्या ने, मेजर गौरव आर्या ने खुद अपनी किसी वीडियो में कहा है कि जब मैं आर्मी से बाहर आया तो मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, कि मैंने कंधे पर वेलवेट का थान रख करके 32 किलो का वेलवेट का थान रख करके बेचा है। स्कूटर लेकर के कहां कहां मैं काम खोजता घूमता था। तो उनके बारे में तो नहीं पूछा किसी ने। वो जो अफसर रिटायर होकर के आए थे 5 साल की, जिनमें मैं भी हूं, तो हमारे बारे में किसी ने चिंता नहीं की। कोई नहीं पूछने वाला था कि कहां गए भाई, तुम्हारा क्या हुआ, क्या करोगे अब आगे जाकर। तो अग्निवीर के साथ राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, ये इसी से जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सरकार को एम्बेरस करने के लिए इस एजेंडा को टेकअप कर लिया। अब देखिए, अग्निवीरों के बारे में सरकार ने घोषणा की इस तरीके से जी जी कि जिससे कोई एक नई किस्म की स्कीम है, योजना है ये, जबकि एक योजना हमारी सन 62 की युद्ध के बाद ही अधिकारियों के बारे में चल रही थी। तो बस ये था कि उस योजना को सैनिकों के बारे में एक्सटेंड कर देने वाली बात होनी चाहिए थी। भाई अब सैनिक भी इसी तरीके से शॉर्ट सर्विस टेन्योर के रहेंगे, शॉर्ट सर्विस सोल्जर्स रहेंगे।
ये बात भी कही जा सकती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन जी। अभी चल रहा है। हाँ, हम्म। अभी आज की एसएससी। तारीख में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन चल रहा है। अब ये टेन्योर ये कर दिया गया है कि उसका टेन्योर अब 10 साल का हो गया और उसके बाद एक्सटेंशन करके उसको 4 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। अब कोई आदमी 24 साल 25 साल की एज में शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करता है, उसके बाद जब वो बाहर आएगा फिर 4 साल का एक्सटेंशन लेने के बाद उसकी एज 38 ईयर्स होगी और 40 के लपेटने में पहुंचने वाला होगा। अब उसकी फैमिली हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके बाद वो सड़क पे चला जाएगा। क्या क्या उसका भविष्य? सोचा किसी ने? कभी सुना इसके बारे में? उन अधिकारियों के बारे में किसी नेता ने, किसी ने भी कोई चिंता की हो? कहाँ जाएंगे वो? जो कि 14 साल सेना में रहने के बाद एक बहुत एफिशिएंट अधिकारी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो सकता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उनको टेकअप किया, सरकार ने नहीं पूछा उनको। सरकार हाँ। तो अपनी राजनीति में पहुंच गई। भाई शुरू में तो रिजर्वेशन वगैरह दिया गया था आईएएस वगैरह में, स्टेट सर्विसेज में। हम लोग के टाइम में हम लोग जो है उसको एडवांटेज हम लोगों को मिला, हमारे हम्म। तक, हमारा आखिरी बैच था। उसके बाद से ये हम्म। फैसिलिटी विड्रॉ हो गई, हम्म। ये सुविधा समाप्त हो गई। तो अब ये इस प्रकार की स्थितियां हैं। अब अग्निवीरों के साथ भी कुछ समय किस के सरकार बाद ने रिजर्वेशन खत्म किया था सर, आप लोग का? ये हम लोगों का खत्म किया था, ये जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा, मोरारजी। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी साहब उस हम्म। समय जब थे, श्रीमान जी शांतिवादी किस्म के थे, उन्होंने जो है बहुत कुछ हाँ, खत्म कर वो भी दिया। मैं काफी समाजवादी थे। हाँ, सर मैं एक आपसे तो ये पूछना भी चाह रहा था, ये अग्निवीर की एग्जैक्ट अगर हम जानना चाहें कि अग्निवीर क्या एक हाँ, बच्चे को 12th के बाद के बच्चे को क्या ऑफर करता है, हाँ, या किस समय से एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? और 4 साल की जो बात हाँ। बताई जा रही है, 4 साल में क्या ट्रेनिंग होगी और 4 साल के बाद उसके हाथ में क्या होगा यदि वो आर्मी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको बाहर निकलता है? क्योंकि सबसे बड़ी हाँ, चिंता तो वही अग्निवीर उन के लोग की है बारे जो में, लोग बाहर निकल जाएंगे। जी सर। हाँ, अग्निवीर के बारे में देखिए, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के आर्मीज में है। अमेरिका में क्या है, वो उनकी सर्विस 23 महीने की होती है। चीन में क्या है, उनकी सर्विस 22 महीने की होती है। और वहां पर हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, ये जर्मनी में 6 महीने का 7 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो इस तरीके से अपनी सेना की कमियों को पूरा करने के लिहाज से ये इस प्रकार से सेनाओं ने अपनी व्यवस्था कर रखी, यूरोपियन सेनाओं ने, अमेरिकन सेनाओं ने। टूर ऑफ ड्यूटी अमेरिका में है, वो 23 महीने का है, 22 या 23 महीने का है। तो ये है इस तरीके, वो एक रिजर्विस्ट फोर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए, अब जैसे ये युद्ध चल रहा है, यूक्रेन वॉर, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, अब तुरंत ही उनको भर्ती करनी पड़ी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में जो युद्ध होने जा रहा है ये शॉर्ट युद्ध होगा, ये कॉन्सेप्ट डिफीट हो गया। उन्होंने भर्ती की सारे रिजर्विस्ट को बुला लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि युद्ध जो है बड़े शॉर्ट होंगे, जैसा कि भाई बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तुरंत ही 15 दिन की तरह T20 की तरह फैसला हो गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट उस झगड़े में पड़ गया कि शॉर्ट आर्मी टेन्योर्स बहुत यूजफुल होंगे, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ये हमारे इस कारगिल युद्ध ने, इस प्रकार के युद्धों ने सिद्ध किया। तो अब हम आते हैं अपने अग्निवीरों के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट का आइडिया मैंने आपको दे दिया कारगिल वार की तरफ से, कारगिल वार रिव्यू कमेटी के माध्यम से इसको लेके लाया गया। और दूसरा ये कि वन रैंक वन पेंशन के बाद फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ गया हमारी फौज के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर। तो फाइनेंशियल बर्डन ये देखा गया कि पेंशन का पोर्शन उसमें करीब 1/3 के आसपास पेंशन का पोर्शन है, 1/3 या 1/4 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया फाइनेंशियल। अब आर्मी का बजट आपने जो है 2% का रखा है जीडीपी के लिहाज से, जो 2% होता है हमारा। तो अब करने को तो आप बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हो, भाई हमारी आवश्यकताएं हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इक्विपमेंट वगैरह खरीदना है, इस वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन वो अब जो भी पॉलिटिकल रीजन हो इसमें, इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा कि वो उस लेवल की आवश्यकताएं हैं, देश की आवश्यकताएं हैं, बहुत तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं। तो आदमी को अपने इस बजट के अंतर्गत ही व्यवस्था करनी। तो अब ये बर्डन जो हमारा पेंशन का बहुत बड़ा है, ये हमारी मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बाधा बन रहा है। भाई जितना आया सब आपने खर्च कर दिया, अब सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कहां से आप आगे चले? तो जितना कुछ है, किसी के भी बजट को आपका को काट पाना राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने बड़ी मुश्किलें आएंगी, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बहुत मुश्किलें आएंगी। तो इस तरीके से आप समझिए।
एक तो ये हो गया कि सेना की रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो रिकमेंडेशन आ रही थी, दूसरा फाइनेंशियल बर्डन जो कि हमारे इस नई स्कीम के तहत बहुत बढ़ गया था। तो इन दो फैक्टर्स को टैकल करने के लिए ये समझा गया कि अग्निवीर की योजना, ये शॉर्ट टेन्योर सोल्जर्स की योजना, ये एक काफी मुफीद साबित होगी और ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब सवाल ये हुआ कि आपने तो 1.5 साल की ट्रेनिंग सिपाही करते थे, 2 साल की ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद आपने उसको 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी, क्या फिट सिपाही होगा वो, हमारी उपयोग का होगा? मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहा हूँ अपनी सेना के दौरान में, हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहां मैंने देखा कि वहां का रूटीन बड़ा लेजरली हुआ करता था। ये बहुत पॉसिबल था सही तरीके से कि आप 6-7 महीने के अंतर्गत वो कोर्सेज को कंप्रेस कर सकते हैं और फिजिकल फिटनेस का लेवल ला सकते हैं। जैसे मेरी खुद की अपनी ट्रेनिंग जो है 10 महीने की हुई है, 9 महीने की ट्रेनिंग, और एक 20-22 दिन की छुट्टी थी, तो सब लेकर के आप 10 महीने मान लीजिए। और एनडीए आईएमए में ट्रेनिंग कितनी होती है? एनडीए में तो 4 साल की ट्रेनिंग चलती रहती है। तो हम 10 महीने के अंदर एक कमीशन अफसर होने के लायक फिट हो गए, जो अदरवाइज 2 साल की ट्रेनिंग आईएमए में होती है और ये 4 साल की एनडीए की ट्रेनिंग। तो वो लेजरली ट्रेनिंग उनके करियर को लेकर चलती है, उनके एजुकेशन वगैरह शिक्षा सब कुछ लेकर चलती है, तो एक प्रोफाइल भी उनका डेवलप करती है। हम लोग वो थे जो ग्रेजुएट होने के बाद आए और उसके बाद 10 महीने की ट्रेनिंग करके निकल गए। तो ये कहना कि नहीं साहब 6 महीने की नौकरी बहुत कम है, ये ट्रेनिंग बहुत कम है, नहीं, वो नहीं, क्योंकि यूनिट में जाने के बाद भी ट्रेनिंग चलती रहती है। ऐसा नहीं 6 जी। महीने के बाद आप चले गए, न जाने क्या हो गया। आप यूनिट में गए तो यूनिट के लिहाज से आपकी ट्रेनिंग, आपकी उपयोगिता जो है वो चलती रहती है, वो आपको यूज किया जाता है उस तरीके से आप बेहतर सोल्जर बने। तो उसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं। तो ये जो है, जहां तक 4 साल के टेन्योर की बात है, ये टेन्योर हमें कम लगता है, कम दिखता है, वो पर्सपेक्टिव हमारा है। सवाल ये है कि ये टेन्योर 4 साल का आर्मी के उस एज की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, एजिंग फौज को यंग बनाने के लिए, क्या ये टेन्योर कम है? सर हमें इसमें एक लगता है बात कहना चाहूंगा मैं। एक तो हाँ, पूरे देश की मानसिकता अजीब सी हो गई है कि जब तक 3 साल का ग्रेजुएशन ना हो या 4 साल आदमी 12th के बाद ना पढ़े, तो लगता ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा है या पढ़ पाया है या कुछ बन पाया है। हाँ, अजीब सी हाँ, मानसिकता है। ठीक बात। और इसी ग्रेजुएशन में हाँ, ठीक बात। जबरदस्ती आपको 3 साल बर्बाद करने पड़ते हैं। अगर आप बर्बाद नहीं करेंगे तो आप पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। और मैं हाँ, ये जानना चाह रहा था सर कि 12th के बाद जब अग्निवीर एक मतलब एक बच्चा जो है वो अग्निवीर बनता है, वो 4 साल वहां पे रहेगा। 4 साल के बाद इधर आर्मी ऑब्जर्व करेगी या 4 साल के बाद इधर आप बाहर आ जाएंगे और आम समाज में अपना कार्य करेंगे। तो जैसा जानकारी बताई गई है कि उस बच्चे के पास सरकार जो है करीब 12 लाख रुपए भी उसको अवेलेबल कराएगी, जो सैलरी है या जो भी उसका एक मुश्त जो 4 साल के तुरंत बाद। तो अगर हम्म, मैं तो देखता हूँ अगर 4 साल के बाद 12th के बाद कोई इंजीनियरिंग करके निकल रहा है तो वो तो दर दर भटकता है नौकरी पाने के लिए। प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं होता, स्केलेबल नहीं होता। कंपनीज कहती हैं कि भाई आपने पढ़ा तो दिया है लेकिन इसको मैं नौकरी पे रखूं कैसे, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। तो इससे बेहतर तो ये है कि अगर हम सरकार के माध्यम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इतनी अच्छी आर्मी के माध्यम से ट्रेनिंग किया हुआ लड़का निकल रहा है, उसको बकायदा पैसे भी हैं उसके पास, और जैसा कि योगी जी ने और कई सारे सीएम ने कह रखा है कि पुलिस में, सीआरपीएफ में हम इनकी भर्तियों में इनको अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर करियर ऑप्शंस कंपैरेटिव टू जो हम हमारे बच्चे जो है पता नहीं किस छंगामल इंटरमीडिएट और या इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं इस टाइप से। हाँ, वो देखिए ऐसा है कि सर। जब आप सिलेक्शन आपका होता है फौज में या कहीं भी किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि साहब ये 58 साल तक के लिए हमारी नौकरी है। आपकी ये फीलिंग होती है कि भाई सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, अब जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे, 58 साल तक तो पक्की नौकरी होगी। उसी तरीके से फौज में भी 35-36 साल तक, वो एक 37-38 साल तक वो जवान एक कंफर्टेबल जॉब में आ जाता। कंफर्टेबल जॉब तो नहीं, टफ जॉब है, लेकिन एक फिक्स्ड ऑफ टेन्योर हो गया। उसमें अगर प्रमोट होता गया तो सूबेदार मेजर तक पहुंचा तो, और लंबी नौकरी उसकी बढ़ती जाती। वरना वो 15-16 साल में या 18 साल तक सर्विस की गारंटी है उसकी, अगर वो सिलेक्शन हो गया तो। अब इस साइकोलॉजी के बैकग्राउंड में आप देखिए कि 4 साल के बाद ही वो बंदा घर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और उसमें से 75% आप बाहर हो जाएंगे और 25% ही आप रिटेन करेंगे। तो हमारी जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? 4 साल तो आप तो कई बार अपने रिश्तेदारों से मिलते नहीं, मिलते हैं तो 4 साल हो जाता है। तो 4 साल तो कुछ भी नहीं टेन्योर।
अभी गया, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 2-4 सीजन के बाद आपने देखा छुट्टी आया, उसके बाद फिर अब उसके आने का टाइम हो गया। तो अब सवाल ये है, साइकोलॉजी जो हमारी जो साइकोलॉजी है, एक आम जवान की के परिवार, उसके साइकोलॉजी, उसके परिवार की साइकोलॉजी, 4 साल के लिए गया, उसकी शादी ब्याह भी नहीं हो पाएगा। कोई क्या पता नहीं वहां रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, जो 25% रह गए वो तो ठीक है, उनके बारे में चलिए परमानेंट हो गए तो ठीक है, आगे उनकी लाइफ चलेगी। तो ये 75% बाहर आ गए, ये क्या करें। अब ये एक बड़ी क्राइसिस है, ये मेन क्रक्स ये है, मेन समस्या ये। अब इसमें सुझावों की बात अगर हम लोग करने लगे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, अब ये एक सुझाव की मांग करता है। आपने जब अग्निवीर का सिलेक्शन किया तो आप क्यों उसमें ये नहीं कह सकते कि सेना एवं बीएसएफ का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंबाइंड सिलेक्शन, जैसे कंबाइंड होता है ना, कंबाइंड परीक्षाएं होती हैं आर्मी की, एयरफोर्स की और अफसरों की। तो आप इसके साथ मिलिट्री प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंबाइंड सिलेक्शन, अगर आप इसको ये नाम कर दें, और उसके बाद ये होगा कि ट्रेनिंग के बाद हम इसमें ये तय करेंगे, ट्रेनिंग और उनके जो एक्सटेंडेड टेन्योर है 4 साल का, उसके बाद हम तय करेंगे कि 25% कौन से सेना में जाएंगे, कौन से बीएसएफ में जाएंगे, कौन से सीआरपीएफ में जाएंगे। फिर उनकी चॉइस भी ले लेंगे कि भाई ठीक है, अगर आर्मी में नहीं जा रहे तो इसमें से किस में जाओगे तुम। और उन लोगों को जो कि बिल्कुल नाकारे सिद्ध होते हैं 4 वर्षों के बाद, उनकी रिपोर्ट गलत है, ऐसे 10-15% लोगों को निकाला भी जा सकता है कि भाई ठीक है, आप चलिए, आप सिविल में जाइए और हमारी फोर्सेस के लायक नहीं है, या चलिए आपकी रेटिंग थोड़ी सी नीचे है तो भी चल करके सिविल में आप लोन उनकी व्यवस्था हम आपके लिए कर देंगे, आप चलिए, आप जो है अपना कारोबार कीजिए, गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। तो इस तरीके से आप 90% का आप 4 वर्ष के बाद इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपके सिस्टम में एब्जॉर्व हो जाए, क्योंकि आप इसके माध्यम से सिलेक्शन कर रहे हैं आर्मी के लिए भी, और इसके माध्यम से सिलेक्शन कर रहे हैं आप बीएसएफ के लिए भी, इसके माध्यम से हुँ, सिलेक्शन कर रहे हैं आप सीआरपीएफ के लिए भी। तो क्योंकि हाँ, आप जब कह रहे हैं कि हम साहब इनको भेजेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, कहा है ना, सभी ने कहा है, सभी ने तो कहा है ना, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम 10% को ले लेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में। जी। तो सवाल है कि अगर सर हम इसी लोग 10% को इसी में एक हाँ एडिशनल सवाल सर। वैसे हाँ भी पूछ कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, पर हम हाँ देखते हैं आईएएस अधिकारी हमारे मैक्सिमम कैडर उनको दे दिया जाता है और राज्य का कैडर वो जाके राज्य में ही सर्व करते हैं और राज्य के ही अनुसार सर्व करते हैं। भले सिलेक्शन जो है सेंटर बिल्कुल करके भेजते हैं यूपीएससी के माध्यम से। क्या इसमें हाँ भी यह बिल्कुल किया जा ठीक है। सकता है कि भाई राज्य की पुलिस व्यवस्था में जो है अग्निवीरों की भर्ती हो तो फिर आपके तो सारे एब्जॉर्व हो जाएंगे, और राज्यों में जो ये अब इसको दंड फंड चलता है या भर्तियों में दिक्कत होती है, ये होती वो होती, वो सब भी खत्म हो जाएगा। जी, हो सकता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें जी। ये हो सकता है कि राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करें कि भाई ये जो अग्निवीर आपके यहाँ ट्रेनिंग पा रहे हैं, 4 साल के बाद आप आर्मी की सर्विस ये लोग कर लेते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि 1000 हमको दे दीजिए, मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि हमको जो है 1500 दे दीजिए, राजस्थान में हम चाहते हैं कि हमको 500 मिल जाए। तो इस तरीके से अगर ये राज्य डिमांड प्लेस करते हैं, तो उस तरीके से अग्निवीरों के सिलेक्शन का प्रोसेस या उनकी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंगली प्लान हो सकती है। भाई ठीक है, ये राज्य सरकारें भी डिमांड कर रही हैं, तो अब एक हम भर्ती जो है इसमें 20,000 की भर्ती हमें और करनी है या 30,000 की भर्ती और करनी है। तो उससे जो आपने आइडिया दी, बहुत अच्छा विचार है ये। लेकिन उसमें एक समस्या आएगी जिसकी तरफ मैं पहले ही ध्यान आकर्षित कर दूं, वो ये राजनीति। होगी, नहीं नहीं राजनीति तो छोड़िए एक तरफ, वो ये होगी कि हम अग्निवीर बने तो हम कहाँ जाना चाहेंगे। जब हमारे पास सिविल पुलिस की चॉइस हो गई, बीएसएफ सीआरपी की चॉइस हो गई और आर्मी की चॉइस हो गई, तो हम कहाँ जाना चाहेंगे आप बताइए। हम चाहेंगे यार अपनी पुलिस मिल जाए, थाना वाना सिपाही बन जाए, अपने राज्य में चले जाए, क्या पूछना है, बहुत बढ़िया है। कौन जाए वहां जिंदगी है फौज की नौकरी करने। जैसे मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर हूँ,
तो हमारे यहाँ पे कुछ अधिकारी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, भाई हम कुछ लोग इन्फेंट्री में गए, मैं आर्टिलरी में गया, और हम लोगों का 200 करीब 160 का बैच था। तो कुछ लोग इस तरीके से पोजीशन किए हुए थे कि उनको सप्लाई में किसी तरीके से मिल जाए या ऑर्डिनेंस में मिल जाए, आराम की जिंदगी, और इस तरीके से कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये थी। और आपको ताज्जुब होगा कि आर्मी के उन ट्रेनिंग के दौरान 50% से ज्यादा अधिकारियों ने चॉइसेस जो मांगी गई थी, जैसे मैंने इन्फेंट्री लिख दिया, एक पर्टिकुलर रेजिमेंट लिख दी, फिर उसके आर्टिलरी लिख दिया, तो उन लोगों की डिमांड में सप्लाई और ऑर्डिनेंस, ये 50% से ज्यादा हमारे कैडेट्स की डिमांड में जो प्रायोरिटी दी थी वो थी सप्लाई और ऑर्डिनेंस। तो उसी तरीके से इनकी चॉइसेस में सिविल पुलिस का साइड थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और ये होगा कि भाई लोग ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस ना करें या 4 साल के टेन्योर में, जिससे कि हम इसमें अवजार ना हो, हम चले जाएं उधर सिविल साइड। सर तो वो एक छोटी सी बात, जैसे अगेन यूपीएससी का एग्जांपल, कि बहुत लोग जब यूपीएससी देते हैं तो कुछ लोग उसमें से ये होता है कि मानसिकता होती है कि हम आईपीएस ही बनेंगे, रैंक हो सकता है आईएएस की हो या जैसे भी हो, या कई लोग की मानसिकता होती है कि हम रेवेन्यू सर्विसेज में जाएंगे, वहां बहुत मजे हैं। कोई फॉरेस्ट सर्विस या पोस्टल सर्विस लेना नहीं चाहता है, पर अंततः अपनी क्षमता अनुसार, अपने रैंक के अनुसार उसको वहां एडजस्ट होना पड़ता है, उसको अपनी जिंदगी मानना पड़ता है। ये तैयारी करता है, अगले साल फिर तैयारी करता है, तो उसमें तो कहीं कोई समस्या किसी को आती नहीं कि भैया यूपीएससी का हम सब डिजर्व करते हैं, हम तो 900 रैंक आई थी, हम आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन हमको पोस्टल सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस दे दी गई। तो कई लोग फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनको लिखना पड़ता है कि नहीं, पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पर एक इसी जनता में हमारे यहाँ और भी लोग हैं सर, जो वाकई में सर्व भी करना चाहते हैं। आर्मी में जैसे एनडीए में लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास के और अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे पढ़े हुए, उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। दे कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर लाइफ या एमबीए वगैरह या सिविल में, बट दे वेंट फॉर एनडीए। ग्रेजुएशन के बाद सर, ये आप दूसरी बात हो गई यहाँ पे। हम बेसिकली तो उसमें से जो चाहेगा वो आर्मी चला जाएगा सर। कुछ होंगे ना बच्चे उसमें से जो आर्मी ही ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, उसमें होंगे, बिल्कुल ठीक बात है कि आर्मी के लिए भी जाएंगे, और बहुत से ऐसे होंगे कि भाई ठीक है हमारी डिमांड सिविल पुलिस में है तो हम उधर चले जाएं, कुछ कहेंगे हम सीआरपीएफ बीएसएफ में चले जाएं। तो ये चीजें अगर उनकी चॉइसेस आएंगी इस तरीके से, तो ये बात आपकी ठीक है कि इसमें सिविल पुलिस से भी जा सकते हैं इसी सिलेक्शन के माध्यम से, उसमें कोई परेशानी नहीं। मैं खाली एक पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा था कि जो एक समस्या आ सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरीके से डिमांड कर सकती हैं, साहब हमको 5000 अग्निवीर सिपाही चाहिए और अपने सिस्टम के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए। सर जनता को भी 1 लाख मिलिट्री ट्रेन्ड लोग मिलेंगे एज अ पुलिस ऑफिसर। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। फिर वो ले जाएंगे 6-7 महीने, अपने यहाँ ट्रेनिंग देंगे, फिर इन फिट जवानों को, क्योंकि एक राष्ट्रवादी किस्म की सोच के होंगे, तो फिर ये अपनी पुलिस की सेवा में जा सकते हैं, ये बीएसएफ में जा सकते हैं, और आर्मी इनका प्रेफरेंस का रहेगा डिपार्टमेंट। तो ये इसमें सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस एक आखिरी सवाल सर, इस पर राजनीति क्यों हो रही है, तकलीफ किसे है और क्यों है सर? क्या है अग्निवीर के खतरे जो विपक्ष को या राहुल गांधी या बहुत सारे लोगों को दिखते हैं? हम तो देख रहे हैं मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि जाओ अग्निवीर बनो, ज्वाइन करो, और क्या उन लोग को भी तकलीफ है क्या कि राष्ट्रवादी सोच के लोग निकल के समाज में फैल जाएंगे? अच्छी बात नहीं। हाँ, इसमें देखिए एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जिसके के बारे में सोचा कम गया है, सोचा नहीं गया है, जिसको हम लोग बाई इम्प्लीकेशन सोचते हैं कि आज की तारीख में भारत के समाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे कस्बों में ट्रेंड प्रशिक्षित इस प्रकार का कार्डर बिल्कुल नहीं है जो कि सेनाओं के माध्यम से आया हो और गांव में आकर के या कस्बों में आकर के या शहरों में आकर के बहुत से अन्य काम धंधों में, व्यापार बिजनेस में या अपने कारोबार में लगा हो। तो जब आप 75% लोगों को निकालेंगे 100 में से, तो ये एक मानसिकता, ये विचार आता है कि भाई ये जो 75% लोग हैं बाहर आएंगे, ये क्या करेंगे? ये समाज के एम्पावरमेंट का काम भी तो कर सकते हैं, समाज के सशक्तिकरण का काम भी तो कर सकते हैं, अगर सरकार ने प्रॉपर तरीके से उनकी व्यवस्था कर दी, कारोबार की, बिजनेस की और बाकी सब चीजों की, या कारपोरेट वर्ल्ड में आ गई है या सोशल सिस्टम में कहीं पर आ गए, तो ये ट्रेंड में या सिविल डिफेंस टाइप के विभागों में आ गए,
तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं समाज के लिहाज से। ये भी एक पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को असल में आर्गू नहीं हो पा रहा, परेशानी ये सबसे बड़ी। ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो बात, हमारी बात आपने समझ ली जी। तो कि भाई ये सिस्टम अगर हम लोग बनाए होते या थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो इसमें ये जो अनसर्टेनिटी फ्यूचर की है वो खत्म हो जाती कि भाई सिलेक्शन हुआ 1 लाख जवानों का, उसमें से 40,000 चले जाएंगे इसमें सेना में, उसके बाद जो है उसके बाद 20,000 चले जाएंगे बीएसएफ सीआरपी में, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड आई है तो बाकी जो है 4 साल के टेन्योर के बाद वो चले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स में। मतलब आपको ये हो गया कि भाई जो बिल्कुल नाकार्य होंगे, कहीं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया या एक्सीडेंट कर बैठे या कोई इस प्रकार के जो है थे, तो वो तो निकाले जाएंगे वहीं से ही, सेना से ही निकाल दिए सर जाएंगे वो भी उस तो समय ही। 12 लाख रुपए लेकर निकलेंगे। हाँ, नहीं अगर पनिशमेंट पे आगे 12 लाख करना या है 22 लाख कोई एक फिगर। हाँ, हाँ नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो ये है कि इसमें मोस्टली जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी उसमें। जी। तो वो अनसर्टेनिटी जो है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में, ट्रेडिशनल परिवारों में जो कि सेनाओं में लोग आते हैं, वो अनसर्टेनिटी उनके मन से खत्म हो जाएगी और ये फिर बहुत पॉपुलर स्कीम हो जाएगी। तो सर छोटे से थोड़े बहुत इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्या ये ग्रेजुएट कहलाएंगे या नहीं? या उसकी आवश्यकता इनपुट नहीं की होगी? बात है तो नहीं भाई, इसमें तो फिर वो ग्रेजुएशन के लिए उन्हें अपना एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आकर के ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में, सर तो मुझे लगता है कि किसी भी बीए बीएससी से तो कहीं बेहतर है कि अग्निवीर आदमी बन जाए, 4 साल की पढ़ाई करे, 22 लाख रुपए लेकर निकले और बाहर अपना जो कार्य करना है करें। ग्रेजुएट भी है, अच्छा खासा ट्रेंड है, डिमांड भी होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हर जगह से। सिक्योरिटी की जॉब्स, हमारे पैरामिलिट्री जी फोर्सेस की जॉब्स, भाई पैरामिलिट्री जी। फोर्सेस को इससे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? आर्मी का ट्रेंड आदमी बीएसएफ में जाता है तो उससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको? आप क्यों अपनी भर्ती करना चाहते हैं अलग से? सीआरपी क्यों अपनी भर्ती करना चाहती है अलग से? सवाल यह है कि आप कंबाइंड होकर भर्ती क्यों नहीं कर सकते एक ही सिस्टम में? उससे ही एक ही जगह अनसर्टेनिटी ट्रेनिंग। खत्म हो जाएगी। भाई आर्मी की ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद जब आप यहाँ से सीआरपीएफ चले गए तो आपका 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स वहां हो गया, खत्म कहानी। अब आपकी जी परमानेंट नौकरी हो गई ना। अब आपका पेंशन, फिर आपकी पेंशन सीआरपीएफ में चली गई, आपकी सैलरी वहां चली गई। अगर पेंशन है तो पेंशन तो अब खत्म कर दी गई है मेरे ख्याल से, अब पेंशन नहीं है, पेंशन खाली आर्मी में। हाँ, आर्मी का एक एडवांटेज, हाँ ये मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था। जी। आर्मी में क्यों आएगा वो? मान लीजिए कि आपने बड़े पैमाने पे सिलेक्शन किया तो प्रेफर करेगा आर्मी, क्योंकि आर्मी में पेंशन है। आर्मी की नौकरी में जब वो 4 साल के बाद पक्का हो गया तो आर्मी में पेंशन का पैटर्न है, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, जो बीएसएफ में सीआरपी में अब नहीं है, अब खत्म कर दिया गया। सिविल पुलिस में भी वही व्यवस्था लागू हो गई है, अब तो वही पेंशन, नए लोगों की पेंशन नहीं है। तो अब ये व्यवस्था हो गई है, कुछ राज्य देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली जो है हमको लगता है वो दे नहीं पाएंगे। तो आर्मी का प्रेफरेंस इसलिए रहेगा इसमें, जो अभी मैंने आपको कंबाइंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ गए कि एक आइडियल व्यवस्था हो सकती है। परेशानी ये है कि हमारी लीडरशिप या कार्यकर्ता लेवल पे जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस, वो एक दूसरे से स्लैंगिंग मैच में लग गए। आप इस बात को आप कह दीजिए, आप क्लियरली कह दीजिए कि भाई ये स्कीम है, ये योजना है, और हम लोग इस तरीके से इसमें बीएसएफ सीआरपीएफ, आप ये मत कहिए कि यहाँ से जब निकाला जाएगा तो हम बीएसएफ में ले लेंगे। हाँ, ये गलत बात है, ये आर्गुमेंट ही गलत हो गया। आप ये कहिए कि हमारा कंबाइंड जो है सेना का, वो भी तो सैनिक ही है भाई, शहादतें उनकी भी होती हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ भी तो शहीद हुए हैं नक्सलाइट क्षेत्रों में। तो आप उनको सबसे ज्यादा कि अगर हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो प्रेफरेंस आर्मी को वो भी देंगे, क्योंकि पेंशन है, और प्रयास करेंगे हम आर्मी में ही जाएं। उसके बाद अगर कोई उसमें से नहीं परफॉर्म कर पा रहा हो उस हद तक, देखिए इसमें अंतर, जैसे आईएएस में एक नंबर पे 5-5, 6-6, 8-8 लोग होते हैं सिलेक्शन में। ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटेंस में कम है। मैं आईएएस एलाइट्स में क्वालिफाई हुआ था, अगर इंटरव्यू के नंबर हमारे खराब हो गए थे किसी कारण से, तो अगर वो हमारा इंटरव्यू जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ होता तो मैं शायद आईपीएस होता या आईएएस होता डायरेक्ट। तो एक ऐसा नहीं कि मैं बेकार हो गया। अब किसी सिचुएशन की वजह से कोई चीज बिगड़ जाती है तो उस मेरिट में हम नीचे आ जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई बीएसएफ के लिए फिट हो रहा है या सीआरपी के लिए फिट हो रहा है, तो जो नॉर्मल आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, दौड़ा करके गए और दौड़ा छाती फुला करके
नापा जा रहा है, फिर परीक्षा आप ले रहे हैं, रिटन परीक्षा, उस प्रोसेस की तुलना में ये जवान तो बहुत अच्छे हैं। यूनिटों से, हमारी अपनी यूनिटों से रिपोर्ट आ रही है, वो इनके बारे में बहुत पॉजिटिव है। ये लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हर जगह आर्मी अप्रिशिएट कर रही है कि बहुत अच्छी टीम बनेगी, बहुत अच्छी सेना बनेगी। लेकिन ये राजनीति जो है, उस बात को राजनीति में जो है अनायास का एक विवाद खड़ा करने के लिहाज की जो टेंडेंसी है कि सरकार जो कर रही सब गलत कर रही है, उसकी वजह से ये विषय जो है विवाद में आ गया है। नहीं सर, हम प्रारब्ध पे अक्सर बात करते रहते हैं जी। हाँ, प्रॉपर आर्गू नहीं हो पा रहा है इन चीजों को, जैसे कि हमारी बात से आप कन्विंस हो रहे होंगे कि ये स्कीम तो ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया तो, लेकिन अब इस बात को उस तरीके से आर्गू करने वाले लोग नहीं, परेशान कम्युनिकेशन में इशू है, सरकार की तरफ से इसके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इशू है। और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बहुत क्लियरली, मुझे लगता है बहुत डिटेल में अग्निवीर पर, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, राजनीति जो चली अलग है, सिर्फ अग्निवीर प्लान क्या है, आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट है, सीआरपीएफ की क्या रिक्वायरमेंट, बाकी सबकी बहुत डिटेल में बात हुई, कुछ सुझाव भी आपने दिए। और हमें लगता है राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि अग्निवीर कितनी पावरफुल चीज है, कितनी बेहतर हो सकती है समाज के लिए, देश के लिए, आर्मी के लिए, सबके लिए। कुछ लोग इसको जानते हैं और वो जानते हैं इसीलिए उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये कितना बेहतर सिस्टम अगले 4-6 साल में हमें देश को मिलने जा रहा है। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि ग्रेजुएशन नाम का जो एक स्कैम हमारे इसके देश में चलता है कि भाई 3 साल जब तक बीए बीएससी नहीं करेंगे, वो बीए बीएससी करने के बाद भी क्या बच्चे, कई सारे तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है नौकरी करने लायक नहीं होते हैं, मैं जानता हूँ जी। सर आप कुछ करें जी। हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जो चीज आप बेहतर करेंगे, सरकार जिसमें कि सरकार को श्रेय मिलने की पूरी गुंजाइश है, अपोजिशन पार्टीज और इस तरीके का ये जो ग्रुप होता है, ये टूल किट वाला गैंग, इनकी कोशिशें ये होती हैं कि भाई किसी तरीके से ऐसा करो कि इसका श्रेय न मिलने पाए इसको, क्योंकि ये स्कीम तो है बहुत अच्छी, हम जान रहे हैं कि स्कीम बहुत अच्छी, समझे, लेकिन हम चूंकि हमें विरोध करना है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर के आएंगे कि जिसमें आपके लिए जवाब देने में एक अनायास का एक जो है हेडेक बन जाए, सरदर्द बन जाए, आप जवाब न दे पाए जी। किसान आंदोलन देखा हम लोगों ने, आपके किसान आंदोलन जी सर, हाँ वही किसान आंदोलन देखा हम लोगों ने, कितनी अच्छी योजना थी, हम लोग उसको आर्गू नहीं कर पाए। सर वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी थी, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी थी। उसका असर हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा होता, लेकिन जिस तरीके से उसे खराब किया गया, उसी तरीके से उसको खराब करने की पूरी योजना बनी हुई है। गांव-गांव में ये मैसेज दिया जाए करे लड़का तो बेकार हो जाएगा, क्या करेगा वो? नहीं सर, किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन नहीं था, वो दलालों का आंदोलन था, आड़तियों का आंदोलन था। हम जानते हैं एफसीआई में मित्र लोग हैं हमारे, वो कितनी प्रोक्योरमेंट होती है, किसको मिलता है, कौन आके बैठ गया था। कोई किसान कहीं भी अपने मन से कहीं भी बेच सकता है, ये फ्रीडम उसको वो लोग नहीं देना चाहते जो बीच में दलाल की तरह बैठे हुए हैं। सरकार का एमएसपी उन दलालों के पास जाता है, उन्हीं को तकलीफ थी और वो दलालों का आंदोलन था, उसमें कोई शंका नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अग्निवीर के बारे में बहुत डिटेल में हमें जानकारी देने के लिए, अपने सुझाव साझा करने के लिए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप ये बात यहाँ पर जो हुई है इसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको बात पसंद आई हो तो अपनी राय हमको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें, क्योंकि अग्निवीर के बारे में जितनी मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, सर के माध्यम से आज काफी हद तक वो क्लियर हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए और अपनी जानकारी, सुझाव हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों बहुत धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।